बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। टॉप स्टोरी में मोहम्मद उसामा गाजी का सलाम अर्ज़ है। आज की टॉप स्टोरी ये रही। 5 साला हुकूमती दौर 6000 लाशों, सानेहात और आफात से भरा पड़ा है। कराची वालों को अपने नुमाइंदों से हिसाब तो लेना चाहिए। मुफाहमत के 5 साल मुल्क को 50 साल पीछे ले गए। नवाज शरीफ के एतराजात में बड़ी जान है। नवाज शरीफ सिंध के बाद बलूचिस्तान की सियासत में भी मुतहर्रिक। लश्करी रईसानी अपने 22 साथियों समेत मुस्लिम लीग नून में शामिल। मुस्लिम लीग नून में शरीक होकर विफाक को आखिरी मौका दे रहे हैं। लश्करी रईसानी के जज्बात और तहफ्फुजात को समझने की जरूरत है। हमारी तारीख सानेहात से भरी पड़ी है। पहला सानिया लियाकत अली खान को लगने वाली गोली से शुरू हुआ और 66 साल किसी न किसी साने का सामना करते ही गुजर गए। गुजरे हुए सानेहात का किस्सा फिर किसी वक्त के लिए उठा रखते हैं। फिल वक्त कराची के अब्बास टाउन की ताजा कयामत के ढेर की राख को कुरेदते हैं। वहां अपने प्यारों से बिछड़ने वाले और घरों से महरूम होने वाले मुतासरीन से मिलने के लिए पीपल्स पार्टी की रुकनी कौमी असम्बली गई तो उन्हें वहां किसी ने खुशामदीद नहीं कहा, बल्कि वहां सूरत हाल नाखुशगवार हो गई। इसी तरह का सलूक SSP मलीर राव अनवार के साथ हुआ, जो वहां सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायजा लेने गए थे। अब्बास टाउन के मुतासरीन का रद्द अमल फितरी था, वो फितरी अमल जो किसी भी रंजीदा इंसान का होना चाहिए। और यह भी कुछ अजब नहीं कि जिस रद्दमल का इजहार आज अब्बास टाउन ने हुकूमती अहदेदारों से किया, कल को इसी रद्दमल का इजहार पूरा कराची भी कर सकता है। आज जाती उम्रा में नवाज शरीफ मीडिया से यही बातें कर रहे थे। 5 साल पूरे करने वालों ने मुल्क को 50 साल पीछे धकेल दिया। पाकिस्तान को इस इत्तेहाद से मिला क्या? वो इत्तेहाद वाले जो पार्टी है ना, जो वो भी पार्टियों के अगर कोई वोटर हैं, चंदे के वोटर हैं, चंदे के वोटर ही नहीं है। नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि हुकूमती इत्तेहाद की कारकर्दगी पर कौम को अपनी आंखें खोलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट 2 टोक अंदाज में कह चुकी है कि कराची में वजूद रखने वाली सियासी जमातों के अपने अपने अस्करी विंग्स हैं और इन विंग्स में ऐसे लोग भी शामिल हैं जिन्होंने 100 अफराद को कत्ल किया। उनका कहना था कि अफसोसनाक बात तो यह है कि किसी आम शहरी के कातलों की गिरफ्तारी भी सुप्रीम कोर्ट के नोटिस लेने के बाद अमल में लाई जाती है। शाहजेब कत्ल केस इसकी एक बड़ी मिसाल है। नवाज शरीफ जिस हुकूमती इत्तेहाद का जिक्र कर रहे थे, वो इत्तेहाद अब माजी का दिल फरेब फसाना बन चुका है। गवर्नर सिंध ने अपनी ही जमात से ताल्लुक रखने वाले सिंध काबीना के वजीरों के इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं। सिंध असम्बली में नया ऑपोजिशन लीडर सैयद सरदार अहमद की सूरत में सामने आ चुका है, जिसका ताल्लुक MQM से ही है। गर्ज नवाज शरीफ जिस इत्तेहाद का जिक्र कर रहे थे, वो इत्तेहाद अब MQM की हद तक तहलील हो चुका है। ताहम ये 5 साला इत्तेहादी दौर लाशों, सानेहात और आफात से भरा पड़ा है, लेकिन अब अवाम के सामने MQM अपनी अलग हैसियत में जा रही है। इसीलिए MQM सानिया अब्बास टाउन पर भरपूर मुजाहमत कर रही है। MQM के कायद जनाब अल्ताफ हुसैन ने सानिया अब्बास टाउन के जिम्मेदारों की गिरफ्तारी के लिए 3 दिन की डेडलाइन दी थी, जो गुजर चुकी है। अलबत्ता रहमान मलिक साहब का दावा है कि हुकूमत ने इस साने के जिम्मेदारों को गिरफ्तार कर लिया है। ये अलग बात कि रहमान मलिक के इस दावे पर यकीन कौन करेगा और इसकी तस्दीक कौन? जनाब अल्ताफ हुसैन की क़यादत में आइंदा का लाहेअमल तय करने के लिए आज बैक वक्त लंदन और कराची में राब्ता कमेटी के मुश्तरका इजलास हुए। राब्ता कमेटी ने सानिया अब्बास टाउन पर क्या लाहेअमल तय किया और MQM अपने 5 साला इत्तेहादी दौर का जवाब अवाम को क्या देगी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है MQM की राब्ता कमेटी के रहनुमा जनाब ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब। ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। राब्ता कमेटी ने क्या फैसले किए हैं? ऐलान तो कल होगा, क्योंकि इस तरह की भी बातें की जा रही हैं अगर दहशतगर्दों के ठिकानों तक हुकूमत ना गई तो आप जाएंगे। सबसे पहले तो मैं थोड़ी सी तस्दीक कर दूं कि मैं मेंबर सूबाई असेंबली हूं और पार्टी की सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमेटी का रुकन हूं, राब्ता कमेटी का रुकन नहीं। अच्छा, मैं जहां तक आपने इतना जहां तक आपने इतना तवील आपने इंट्रो दिया जी, तो मैं चाहूंगा कि आपके सवाल के जवाब में आपके कुछ इंट्रो में भी छलकते हुए सवालात के जवाब देना चाहूंगा। जी जी प्लीज। गुजारिश ये कि जनाब देखें, MQM ने 5 साल जिस तरह आप उसकी तशरीह फरमा रहे हैं, तो मैं गुजारिश ये करूं कि पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को अगर आप इस पैमाने पे लें कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने क्या पाया या उसके मैंडेट में उसने क्या डिलीवर किया, और पाकिस्तान को दरपेश जो बड़े मसाइल हैं जिसमें महंगाई, बेरोज़गारी, एनर्जी क्राइसिस है और असलाफ ज़र है, इसके अलावा जो हमारे पास
जिस तरीके से क्राइम रेशो बढ़ रहा है तमाम सूबों में जी, तो आप शायद किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी से कोई तसल्लीबख्श जवाब नहीं ले पाएंगे। ये मैं दावे से इसलिए कह रहा हूं कि शायद आपको ये फैसला करना पड़ जाए कि सबसे कम नुकसान में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी रही। इस पैमाने पे तो शायद आप कोई अपना नतीजा खर्च कर सकते हैं। और जहां तक बात है एमक्यूएम की, तो एमक्यूएम और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज में फर्क सिर्फ इतना है, हमारी लम्हा ब लम्हा फैसला साजी और हमारी लम्हा ब लम्हा कारकर्दगी, मजबूरी या हमारी पॉलिसियां वो आवाम की ग्रास रूट लेवल तक ट्रांसलेट होती हैं, क्योंकि हम ताल्लुक रखते हैं उस ग्रास रूट लेवल से और हम बहुत मुतमईन इस बात से हैं। मैं ये कोट नहीं करूंगा कि परफॉर्मेंस क्या है, मैं कोट ये कर रहा हूं कि हम बहुत मुतमईन इस बात से हैं कि जिस हद तक एमक्यूएम की राब्ता कमेटी, वुज़रा, सेनेटर, एमएनएज और हमारे सेक्टर और यहां तक कि हमारे वोटर, वो सब के सब एक लाइन पर मौजूद हैं और बड़ा क्लियर विजन है उनका कि उनकी पॉलिटिकल अब आप पार्टी ने ऑपोजिशन 5 में हैं, साल हाजी क्या साहब, कुर्बानी दी। अब राब्ता कमेटी क्या फैसले करने जा रही है, क्या सोच रही है, क्या ऑप्शंस है इसके सामने? नहीं, मैं इससे पहले एक कमेंट और करूंगा जी, बात हो रही है जनाब दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी की बात हो रही है, पाकिस्तान के उस अफरीद की जिसने हमारे इदारों पे हमला किया, जिसने जीएचक्यू पे हमला किया, जिसने पीएनएस मेहरान, कामरा, श्रीलंकन टीम और हमारे तमाम के तमाम इंस्टीट्यूशंस तबाह कर दिए, हमारे मिनिस्टर, एमपीए शहीद हुए। बात हो रही है दहशतगर्दी की जिसने पाकिस्तान के फौजियों के गले काट दिए जी, और उसके ऊपर तबसरा हो रहा है पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल क्राइम का। ये कितनी सस्ती और कितनी घटिया किस्म की डेफिनेशन है, जहां रियासत को खतरात लाखों हो, एक सूबा आपका आइसोलेशन में हो, एक सूबे में बमबारी ने उस सूबे को वैसे तबाह कर दिया हो, पाकिस्तान की खाकम बदन सलामती को खतरा हो और एक साहब खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर पॉलिटिकल पार्टीज की निशानदेही कर रहे, और वो भी उन पॉलिटिकल पार्टीज की जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वॉर ऑन टेरर की फ्रंट लाइन, अवामी नेशनल पार्टी वॉर ऑन टेरर की फ्रंट लाइन, एमक्यूएम वॉर ऑन टेरर की फ्रंट लाइन। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वॉर ऑन टेरर के बेनिफिशियरी खड़े होकर वॉर ऑन टेरर के विक्टिम के ऊपर उंगली उठाते हैं, जो पाकिस्तान की पूरी आवाम के साथ एक संगीन मजाक है, पाकिस्तान के जिबा हुए फौजियों के साथ संगीन मजाक है। अच्छा, ऐसी बातें के अवाम में जी, ऐसी बातें वसीम अख्तर भी आज कर रहे थे। बड़ी इंपॉर्टेंट बात साहब है, सुन लें जी, मैं वसीम अख्तर साहब को दोहरा रहा हूं। उन्होंने कहा कि सब जानते हैं कि कौन है दहशतगर्द और इनमें फौज है, हुकूमत है, वो सब जानते हैं, सदर जरदारी भी जानते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही। मगर क्या खौफ है? वसीम अख्तर साहब भी उनके बता दें कि ये लोग हैं, यहां ठिकाने हैं, वाजे कर दें। दोबारा सवाल करें जी, मैं अर्ज कर रहा हूं कि वसीम अख्तर साहब भी आज ये कह रहे थे कि सबको पता है, हुकूमत को भी, फौज को भी, इदारों को, सदर जरदारी साहब को भी, सबको पता है कि इनके ठिकाने कहां हैं दहशतगर्दों के, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जाती। मगर नाम भी कोई नहीं बताता। वसीम अख्तर साहब ने भी कोई नाम नहीं लिए। हाँ, वसीम अख्तर साहब नहीं नाम लेने ना। श्रीलंकन टीम पे हमला करने वाले कहां से पकड़े गए, इसके नाम लेने की हमें जरूरत है। कोर कमांडर कराची पे हमला कहां से हुआ, इसके नाम लेने की हमें जरूरत है। खैबर पख्तूनख्वा के एयरपोर्ट पे साबिक एमपीए के घर से तमाम दहशतगर्द बरामद हुए, ये नाम हम लेंगे। चित्राल के अंदर 700 किलोग्राम अभी एक जमात के लीडर के घर से वो धमाका खेज मवाद पकड़ा गया, वो नाम हम लेंगे। कोयटा के अंदर जो इतना बड़ा बारूद गया और लाहौर से ट्रेवल होकर गया, तो ये नाम हम लेंगे। तो भाई हम तो फ्रंट लाइन हैं। जब हम कह रहे थे कि पूरे पाकिस्तान के अंदर इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी, तालिबानाइजेशन है, तो वो टिकर दिखाए ना जिसमें मुस्कुरा मुस्कुरा के कह रहे थे किधर है तालिबान, हमें तो नजर नहीं आ रहे, किधर हो रही है दहशतगर्दी। एमक्यूएम तो ये खिलाफ, जब एमक्यूएम पूरे पाकिस्तान में एमक्यूएम के कायद अल्ताफ हुसैन कह रहे थे कि नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी बनाओ, तो सबके ऊपर से गुजर रही थी, किसी को समझ में नहीं आ रही थी कि पाकिस्तान को खतरात क्या है। और आज ये जो ब्लास्ट हुआ है, जो मेरे हलकों में ब्लास्ट हुआ है, मेरे लोग शहीद हुए उर्दू बोलने वाली मुहाजिर आबादियों में, जिसमें हमारे साबिक जिम्मेदार, हमारे पार्टी के पुराने जिम्मेदार। आपको भी लगता है कि इन दहशतगर्दों का ताल्लुक पंजाब से है? रहमान मलिक साहब कह रहे हैं कि 4 मुल्जिमान उन्होंने गिरफ्तार किए हैं, और साथ ही साथ फारूक सत्तार साहब ने भी कहा है कि मुत्तफ़क़ा राय अमल की जरूरत है। लेकिन ऐसे माहौल में किस तरह से तमाम सियासी और मजहबी जमातें इकट्ठी बैठेंगी और एक मौक़िफ़ सामने आएगा, ये भी कहना मुश्किल होगा। ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब हमसे बात कर रहे थे, मुत्तहदा कौमों के रहनुमा। बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब आपका। हमारी अगली स्टोरी भी सियासत से जुड़ी है और वो ये रही आपके सामने, जिस पर हम ब्रेक के बाद बात करेंगे।
अहमद के 5 साल मुल्क को 50 साल पीछे ले गए। नवाज शरीफ के एतराजात में बड़ी जान है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान के साबिक सदर जनाब लश्करी रईसानी अपने साथियों समेत मुस्लिम लीग नून में शामिल हो चुके हैं। उन्होंने अपनी शमूलियत के वक्त जनाब नवाज शरीफ के हमरा मीडिया से बात की। उनका कहना था कि वो मुस्लिम लीग नून में शामिल होकर दरअसल विफाकियत यानी रास्ते पाकिस्तान को एक और मौका दे रहे हैं। उनका दो टोक मतलब था कि वो और बहुत से बलोच लीडर पाकिस्तान के हक में हैं और इसके साथ ही चलना चाहते हैं। इसके साथ साथ अपने भाई की हुकूमत के हवाले से एक सवाल का जवाब देते हुए उनका कहना था कि अब तो बलूचिस्तान में कोई मुंतखब जमहूरी हुकूमत नहीं है, लेकिन फिर भी वहां अमन नहीं है। और गवादर पोर्ट, रेकोडिक मंसूबे और ईरान गैस पाइपलाइन के फैसले गवर्नर राज के दौरान ही कर दिए गए। इनका इन दोनों बातों का मतलब था कि बलूचिस्तान में फैसला करने का इख्तियार किसी के पास नहीं। दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब ने भी एक सवाल के जवाब में कहा कि अब अगर शब खून मारा गया तो फिर पाकिस्तान के पास गिने चुने दिन रह जाएंगे। नवाज शरीफ साहब और लश्करी रईसानी के इंतबा और तहफ़्फ़ुज़ात बता रहे हैं कि पाकिस्तान में अभी तक फैसला करने का इख्तियार किसी और के पास है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और सियासी क़यादत की सोच में किसी किस्म की फिक्री खलीज है, और अगर ऐसा है तो फिर मामलात इंतखाबात की सूरत में आगे बढ़ भी गए तो कहां तक जाएंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रसूल बख्श रईस साहब, सीनियर तज्ज़िया निगार हैं। बहुत शुक्रिया रसूल बख्श रईस साहब आपका। लश्करी रईसानी का बयान बहुत अहम है। आप देखें एक पार्टी के बाद अब वो दूसरी पार्टी में आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम एक रियासत को और मौका देना चाहते हैं। इस कदर हालात खराब है, मगर उसमें एक उम्मीद यह है कि अब भी वो सोच रहे हैं कि शायद हालात बेहतर हो जाएं एक और मौका देने से। लेकिन लश्करी रईसानी साहब से ये भी पूछना चाहिए कि वो 5 साल एक हुकूमत का हिस्सा रहे हैं, उनके भाई वज़ीर आला रहे हैं, तो उन्होंने बलूचिस्तान के लिए क्या किया है कि विफाक से जो उनको पैसे मिले हैं, जो उनका हिस्सा था, और विफाक ने उनके ऊपर कोई शफकत नहीं की, कोई रहमदिली नहीं की, बल्कि उनका एक हिस्सा बनता है। सही। वो मंसूबे, वो पैसे, वो तरक्याती काम कहाँ गए, उनको भी जवाब देना चाहिए कि बलूचिस्तान का मसला एक पेचीदा मसला है। उसको हल करने के लिए सिर्फ एक फरीक की तरफ आप नहीं देख सकते, या उसकी खराबियों का जिम्मेदार सिर्फ विफाक को आप करार नहीं दे सकते, बल्कि जो बलूचिस्तान की क़यादत है वो भी तो पूछना चाहिए कि एक ऐसी असम्बली जिसका हर रुकन वज़ीर हो या मुशीर हो, वो किस हद तक बलूचिस्तान की खिदमत कर रहा है, और जो सैकड़ों अरब रुपए मिले हैं बलूचिस्तान को, वो कहाँ खर्च हुए हैं, उनका कोई हिसाब, कोई एहतसाब, तो उससे तो मामलात बलूचिस्तान के ख़राब होते हैं, वो तो सही तो नहीं होते। तो मेरा ख्याल ये है कि उनको भी ये जवाब देना चाहिए, उनको भी जवाब देना चाहिए। लेकिन उनका सवाल दुरुस्त है कि जी वफाक को हम एक मौका दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो ज़ुबान है उससे मैं इत्तेफाक नहीं करता, लेकिन जो शिकायत हैं बलूचिस्तान की और बलूचिस्तान के लोगों की वो बजा हैं जी, और उनका हल मैं समझता हूँ कि विफाकियत और जमहूरियत में है। अगर इंतखाबात होते हैं, उनके नुमाइंदे मुंतखब होकर आते हैं, और जो सूबाई खुद मुख्तारी है पाकिस्तान की तारीख में, बल्कि तरक्की पजीर ममालिक में कहीं भी ऐसी नहीं है। उनकी शिकायत ये भी थी कि अमन अमान की खराब सूरत हाल की वजह से बलूचिस्तान हुकूमत जो है उसको निकाला गया। अब बातें हो रही हैं वापस आ जाएगी, मगर जो मंसूबे हैं, ईरान गैस पाइप मंसूबा, रेकोडिक की भी वो बात करते हैं, चीन के हवाले गवादर पोर्ट कर दिया गया। वो कहते हैं ये जमहूरी हुकूमत ने नहीं किया, बलूचिस्तान की हुकूमत ने नहीं किया, उनको फैसले नहीं करने दिए जा रहे। मैं आपसे पूछता हूँ कि आइन के मुताबिक क्या ये बलूचिस्तान के अख्तियारात में आता है, या दोनों के अख्तियारात में आता है, या विफाक के अख्तियारात में आता है? तो बात तो कह देनी चाहिए कि इस तरह बात करने से तो मसला हल नहीं होता जी, कि जो गैस पाइपलाइन का मंसूबा है, ये विफाक इस मंसूबे को इसके ऊपर दस्तखत कर सकती है, मुआहदा कर सकती है, और जो विफाक ने किया है। जहाँ तक ग्वादर पोर्ट का ताल्लुक है, ये भी विफाक का है। जो अभी तक जो पोर्ट्स हैं वो विफाक की सवाबदीदी है, जो उनके अख्तियारात उसमें है। लेकिन मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान का जो हुकूमत जो भी हो, उससे कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए, मशावरत भी करनी चाहिए, उनको हिस्सेदार भी बनाना चाहिए। ये नहीं है कि अगर विफाक के अख्तियारात हैं तो बिल्कुल सूबे को नज़रअंदाज कर देना चाहिए, खुसूसन इस पस मंज़र में कि वहाँ पर शिकायत रही हैं और बजा शिकायत हैं उनकी। जो ग्वादर का, उनको क्या एतराज़ हो सकता है चीन को देने की, कि जो सिंगापुर कंपनी के पास था जी, 4 साल 5 साल उनके पास रहा, वो तो हमने देख लिया कि उन्होंने क्या कारकर्दगी दिखाई। उस वक्त बलूचिस्तान की हुकूमत कहाँ पे थी? उस वक्त उन्होंने इतराज़ किया कि वहाँ पे ग्वादर में डेवलपमेंट नहीं हो रही। कि जो कोई अच्छा काम होता है, जो
ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन है, ये अच्छा मंसूबा है, पाकिस्तान के मफाद में है, हुकूमत ने अच्छा किया। अमेरिका के आज भी सफीर जो है उसके खिलाफ बात कर रहे हैं, आज भी प्रेशर जो है वो डाल रहे हैं, कहते हैं इस पर पाबंदियां लग सकती हैं। तो ये जो अमेरिका किसी भी आपको कहें कि वो मुझे ना बुलाएं आप प्रोग्राम में, तो फिर आप नहीं बुलाएंगे? कुछ फैसले खुद करें। सही, जो कौम के मफाद में हमने सोचना है पाकिस्तान के लिए, या अमेरिका बहादुर ने सोचना है। मगर हालात फिर इतने खराब कर दिए जाते हैं, इतना प्रेशर, क्या उनकी इमदाद के बगैर हम चल सकते हैं? ये जो अभी अपने लोगों के साथ वो आए हैं मुस्लिम लीग नून में, इससे आपको लगता है कि बलूचिस्तान की सियासत में, हालात में कुछ बेहतरी आ सकती है? क्या वो पहले मायूस हुए हैं एक तरफ से, अब दूसरी तरफ आएंगे तो कुछ बेहतर हो जाएंगे हालात? या हम वही देखते हैं कि बलूचिस्तान में कई पार्टीज मिलकर हुकूमत बनाती हैं और सारे के सारे हुकूमत में होते हैं? देखिए, बलूचिस्तान में सियासी जमातें मौजूद हैं, उनकी अपनी एक कॉन्स्टिट्यूंसी भी है, लेकिन वहाँ पे लश्करी रहसानी साहब, उनके भाई दूसरे रहसानी साहब, जाम साहब, सरदारों की वहाँ पे चलती है। जिस सियासी जमात में जाते हैं उनका वोट बैंक, उनका पलड़ा उसी तरफ को चला जाता है। तो सियासी जमातें, तो इसीलिए वो जो इनफरादी तौर पे मुंतखब होकर आते हैं या एक ब्लॉक बना लेते हैं सियासी जमातों के झंडे तले, वो सिर्फ बारगेनिंग के लिए होता है। ये जो हकायक हैं सियासी, बलूचिस्तान को उनसे चशपोशी नहीं करनी चाहिए। लेकिन उनका एक मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ ने ये किया है, मियां नवाज शरीफ साहब ने, कि बलूचिस्तान में भी और सिंध में भी जो कौम परस्त सियासी जमातें हैं या धड़े हैं या गिरोह हैं या सियासी ख़ानदान हैं, उनको उन्होंने अपने साथ मिला लिया है। ये उनकी अच्छी इंतखाबी सियासत है, लेकिन इससे मसाइल हल नहीं होंगे। मसाइल हल, अगर पाकिस्तान के मसाइल हल होते हैं, बलूचिस्तान के मसाइल हल होंगे, बलूचिस्तान के मसाइल हल होते हैं, पाकिस्तान के मसाइल हल होंगे। ये एक विजन की ज़रूरत है, एक लीडरशिप की ज़रूरत है। अगर अगली सियासी जमात जिसको अक्सरियत मिलती है वो फराहम कर सकती है तो बलूचिस्तान के मसले हल होना शुरू हो जाए। आखिरी सवाल, क्या अब दोबारा अगर हुकूमत आ जाती है गवर्नर राज खत्म करके, अमन ओमान उससे बेहतर हो जाएगा, अगले इलेक्शन से बेहतर हो जाएगा बलूचिस्तान में? जो हज़ारा कबीले के खिलाफ जिस तरह हम देख रहे हैं, जो दहशतगर्दी हुई या दीगर जो वाक़यात है दहशतगर्दी के बलूचिस्तान में, वो बेहतर हो जाएंगे इलेक्शन के बाद? इलेक्शन के अलावा और क्या मुतबादिल है? इलेक्शन तो एक अलहदा एक अमल है जी, जमहूरियत का सफ़र है और उसके ऊपर तो जारी रहना चाहिए। उसके साथ साथ जो भी ताकतें हैं हमारे मुल्क के अंदर, अदालत है, कानून साज के इदारे हैं, जो बलूचिस्तान की असम्बली है, कौमी असम्बली है, सियासी जमातें हैं, मीडिया है, सिविल मुआशरा है, सबको मिल के दहशतगर्दी के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए और अमली इक़दाम करने चाहिए, तो मसाइल हल होंगे। इंतखाबात से उनको ना जोड़ें कि क्या इंतखाबात से मसाइल हल होंगे। मैं ये समझता हूँ कि वो ये सवाल उस वक्त उठाया जाता है जब जमहूरियत के बारे में शुकूक व शुबहात हो। ये सवाल बिल्कुल मैं समझता हूं इंतखाबात हर सूरत होने चाहिए, लेकिन हल के लिए और भी बहुत सी चीजें जरूरी हैं, सबकी एक सोच भी बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया रसूल बख्श रईस साहब, आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपने शिरकत की, अपने ख्यालात से हमें नवाजा। ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद जिस स्टोरी पर हम बात करेंगे, हुकूमत से भी बात होगी और वो स्टोरी आपके सामने ये रही। मुफाहमत के 5 साल मुल्क को 50 साल पीछे ले गए। नवाज शरीफ के एतराजात में बड़ी जान है। माजी के तजर्बात बताते हैं कि हर आमिराना दौर के बाद आने वाले जमहूरी दौर में ना तजर्बाकार सियासतदानों ने बाहमी रकाबतों और इख्तिदार की हसरतों में एक दूसरे पर इतना गंद उछाला कि गैर जमहूरी कुव्वतों और पाकिस्तान की खिदमात पर मामूर इदारों के बड़ों ने उन्हें थानेदार बनकर कान से पकड़कर निजाम से ही बाहर निकाल दिया। लेकिन इस दफा यह मशक ना दोहराई जा सकी। वजह इसकी यह थी कि माजी के आमिरों ने जिनसे इख्तिदार छीना उनको वापस नहीं किया। लेकिन इस बार किस्मत का खेल यूं अजब रहा कि जिस नस्ल से इख्तिदार छीना गया था उसी नस्ल को वापस भी करना पड़ा। सो मौजूदा क़यादत की बलूगत के दिन और मुशाहिदे की उम्र आमिरों के खेल, खुफिया एजेंसियों की चालों को देख देख कर गुजरी है। लिहाजा इस सियासत के साथ पुराना खेल खेलना आसान काम नहीं था। एक सेहरा मुफाहमत की सियासत को भी जाता है जिसने मेमो गेट से लेकर कादरी और सुनामी नाम की बलाओं को खाक चाटने पर मजबूर कर दिया। मुफाहमत की इस सियासत में खामोश किरदार अपोजिशन ने भी अदा किया, वरना मौजूदा हुकूमत का अंदाज़े हुकूमत तो ऐसा था कि अपोजिशन इत्तेहाद बाजमात 2 नफल डी चौक पर हुकूमत गिराने की नीयत से पढ़ लेता तो हुकूमत तिनके की तरह उड़ती नजर आई थी। सियासतदानों को बिला तफरीक मुबारक कि जमहूरियत चल निकली, लेकिन दिले नीम जान ने ऐसी जमहूरियतों को चाटना है जिस जमहूरियत में सुहागनों के सुहाग उजड़े हों, बहनों के मां जाए बोरियों से लाशों की सूरत में बरामद हुए हों, छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्र खेलने कूदने की हो उनके सरों पर यतीमी के बोझ डाले गए हों। चलिए महंगाई की बात नहीं करते, इसे एक इंटरनेशनल फिनोमिना कहकर जान छुड़ा ली जाती है।
जान की सलामती, अमन की घड़ियां तो हर किसी का हक है, और खुदा की पनाह सितम बलाए सितम ये कि इस बदअमनी पर भी सियासत। रहमान मलिक गिरती हुई लाशों में वोट तलाश कर रहे हैं। लश्कर जंगवी अगर बाकी पंजाब में है तो इसे ढूंढ निकालने में क्या अमर माने हैं? क्या नीम फौजी इदारे उनकी मातहती में नहीं? क्या इस बात को सच मान लिया जाए कि अपने अपने मफाद को जमहूरियत का नाम देकर 5 साल निकाले गए? बिजली से हम महरूम, गैस का पता नहीं, वक्त आखिर ईरान गैस पाइपलाइन की नवीद है। लेकिन सवाल यह है कि पहले 5 साल ये काम याद क्यों नहीं आया? या फिर क्या नवाज शरीफ साहब दुरुस्त कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत के 5 सालों ने मुल्क को 50 साल पीछे धकेल दिया है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर सईद गनी। सेनेटर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। क्या नवाज शरीफ साहब सही कह रहे हैं? क्या जवाब देंगे आप नवाज शरीफ साहब को जो कहते हैं 5 साल की मुफाहमत ने 50 साल पीछे धकेल दिया? बहरहाल मियाँ साहब एक हज़्ब इख्तिलाफ के सियासी लीडर हैं, उनको ऐसी ही बातें करनी चाहिए जो वो कर रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर वो साथ साथ वो चीज़ें भी बता देते जो इस 5 साल के अरसे में हुई हैं और पिछले 60 साल में नहीं हो सकी थी। अगर आप मुझे थोड़ा सा वक्त दें, मैं आपको गिनवा देता हूँ चंद वो चीज़ें। मैं एक एक छोटी मोटी चीज़ नहीं बताऊँगा, मैं वो चीज़ें बताऊँगा जो तारीख में नहीं हुई, पहली दफ़ा अब हुई हैं जी। एक तो जिस कॉलेशन का वो हवाला दे रहे हैं, ये भी पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हुआ कि सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब ने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जो पॉलिसी थी कि नेशनल कंसेंसस होना चाहिए इस हमारी मुल्क की सियासत में, उन्होंने उसको आगे बढ़ाने की बात की और तमाम सियासी जमातों को अपने साथ लिया। वो अलग बात है कि PMLN हमें बाद में छोड़ गई। पहली दफ़ा पाकिस्तान में सूबा खैबर पख्तूनख्वा का नाम चेंज करने का जो 60 साल का इशू था, इस हुकूमत ने हल किया। अच्छा, गिलगित बल्तिस्तान को सूबे का स्टेटस इस हुकूमत ने दिया। 18वीं 19वीं 20वीं तरमीम जो 60 साल में नहीं हो सकी, मियाँ साहब के पास 2/3 मेजॉरिटी भी थी, लेकिन वो इस किस्म की तरामीम नहीं करा सके जो पीपल्स पार्टी ने सिर्फ 127 मेंबरान के साथ वहां पर इत्तफाक राय से करवा दी जी। सूबाई खुद मुख्तारी जो इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला था, जिसकी वजह से सूबों में नफरतें पैदा हो रही थी, इस हुकूमत ने सूबाई खुद मुख्तारी दी। तारीखी NFC अवार्ड इस हुकूमत ने किया जो पिछले 60 साल में नहीं हो सका, और पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा सूबों को 70% फंड्स ट्रांसफर हो रहे हैं, जिसमें 57% के करीब तकरीबन डायरेक्ट हैं और बाकी इनडायरेक्ट हैं। पहली मर्तबा पाकिस्तान की तारीख में किसी सदर पाकिस्तान ने जिसके पास इख्तियारात थे, उन्होंने सरेंडर किए अपने तौर पर पार्लियामेंट को और वजीर आजम को अपने इख्तियारात भेज दिए। अच्छा, पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में आपकी बड़ी लंबी, मुझे बड़ी लंबी लग रही है, अगर मैं एक सवाल उसमें कर लूं। नहीं, चंद चीजें हैं उसामा, चंद चीजें हैं। देखिए, आपने सवाल किया है, मुझे जवाब देने दें। अच्छा प्लीज। पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा फाटा के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट को नाफिज किया गया। फाटा में नाफिज FCR में अमेंडमेंट्स की गई। पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा 60 साल के अंदर हमारी जो टैक्स कलेक्शन थी वो 1000 बिलियन थी, इस 5 साल के अंदर हमने उसको 2000 अरब कर दिया है। पाकिस्तान की तारीख में नेशनल सेविंग के अंदर जो लोगों के डिपॉजिट थे वो 1030 अरब थे 60 साल में, और इस 5 साल के अंदर वो 1030 से बढ़कर 2370 अरब हो गए। पाकिस्तान की रेमिटेंसेस पाकिस्तान की तारीख के हाईएस्ट नंबर पर है। बावजूद एनर्जी क्राइसिस के पाकिस्तान की एक्सपोर्ट हाईएस्ट लेवल पर है, बावजूद मईशत के बुरे हाल होने के। अच्छा, एक बड़ा मशहूर मकबूला बन चुका है कि बासठ का इन चप्पल कबाब नहीं कि लोगों का पेट भर जाएगा, इससे महंगाई खत्म नहीं हो सकी, अमन ओमान बेहतर नहीं हो सका। मैं लश्करी रईसानी साहब, आपके लीडर हैं सईद गनी साहब, वो बलूचिस्तान में सदर थे पीपल्स पार्टी के, वो राजी नहीं हो सके इन इक़दाम से, नवाज शरीफ साहब के साथ जाके मिल गए। धचका है आपके लिए? मेरी बात सुने उसामा, सिर्फ चंद चीजें मुझे और बताने दे, उसके बाद आप इस पे आ जाइएगा। अच्छा, पाकिस्तान में पहली मर्तबा हुआ है कि कराची स्टॉक एक्सचेंज को इस रीजन की बेस्ट स्टॉक एक्सचेंज कहा है। मैंने नहीं कहा है, जो बाहर के जो फाइनेंशियल जो इदारे हैं उन्होंने कहा है कि कराची की स्टॉक एक्सचेंज बेहतरीन है। पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा जो सरकारी इदारे थे उनका 12% शेयर मुलाजिमीन को दिया गया, पहली मर्तबा उनको मालिक बनाया गया। पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा इतनी बड़ी तादाद में लोगों को जो सियासी तौर पर नौकरियों से निकाले गए उनको रीइंस्टेट किया गया। वो लोग जो नवाज शरीफ साहब के दौर में, मुशर्रफ साहब के दौर में भर्ती हुए थे, उनको हमने रेगुलराइज किया, वो कॉन्ट्रैक्ट पर थे। और ये पहली मर्तबा हुआ कि पाकिस्तान की जो ज़रई मईशत है उसके अंदर 800 अरब रुपए का इजाफा हुआ। देखिए, इस तरह बहुत सारी चीजें जो आपको गिनवा सकता हूं। ये तो ऐसे लगता है जैसे पाकिस्तान जो है ना उसमें दूध की नहरें बह रही हैं।
अमन ये सानेहात भी कभी नहीं हुए। अब्बास टाउन जैसे सानेहात, बल्दिया टाउन जैसे सानेहात, हजारा के खिलाफ जो कुछ हो रहा है वो भी कभी नहीं हुआ। इस तरह की दहशतगर्दी पाकिस्तान में कभी नहीं हुई, इस तरह की लोड शेडिंग भी कभी नहीं हुई, वो भी एक तस्वीर है। मुझे बताइए लश्करी रईसानी साहब 22 लोगों के साथ आपके रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान के सदर मियां नवाज शरीफ की तरफ जा रहे हैं। सर्वे में मेरा सवाल पूरा सुने। सर्वे में भी मुस्लिम लीग नून, लोड शेडिंग आपने कहा दहशतगर्दी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, मैं से इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्या दहशतगर्दी हमारे दौर में शुरू हुई है? क्या लोड शेडिंग हमारे दौर में शुरू हुई है? इतनी नहीं थी। हमने ये जरूर किया है, हमने जरूर ये किया है कि थरकोल प्रोजेक्ट जो सदियों से, कई दहाइयों से कोई हुकूमत शुरू नहीं कर पाई थी, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने शुरू किया, नवाज शरीफ साहब ने रोक दिया, हमने दोबारा आकर उसको शुरू किया। हमने इस मुल्क के अंदर लातादाद छोटे डैमों पर काम शुरू किया, हमने बादशाह डैम का मंसूबा शुरू किया। अच्छा, हमारे दौर में सारी चीजें शुरू हुई हैं। लश्करी रईसानी साहब को आप यही बातें सुना देते जो आप मुझे सुना रहे हैं तो शायद वो रुक जाते। क्या वजह थी कि फिर वो चले गए 22 साथियों समेत और कह रहे हैं कि हम आखिरी मौका दे रहे हैं विफाक को? आपके साथी थे बलूचिस्तान में सदर थे पीपल्स पार्टी। रईसानी साहब मैं जाती तौर पर उनका बड़ा एहतराम करता हूं। वो पीपल्स पार्टी से अभी नहीं, पिछले कई अरसे से नाराज थे और अपने भाई से भी उनकी कोई नाराजगियां जो मैंने सुनी थी, मुझे नहीं पता सही है कि गलत है, लेकिन यही रईसानी साहब जब इनको पिछले चंद महीना पहले बलोचिस्तान हुकूमत ने कोई 80-82 करोड़ रुपए दिए थे कोई कंपनसेशन के मद में, तो यही PMLN के लोगों ने क्या क्या कुछ कहा था जरा वो निकाल लीजिए रिकॉर्ड में से, और उसके बाद उनको जिस खुश दिली के साथ उनको एक्सेप्ट किए गए वो बहरहाल उनको जवाब देंगे। उनके जाने की वजह कुछ और है, उनके जाने की वजह कुछ और है। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर सईद गनी साहब, और बड़े अच्छे तरीके से दिफा कर रहे थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, मगर हालात आप सबके सामने हैं, आप खुद इसका बेहतर जायजा ले सकते हैं कि जो सेनेटर सईद गनी साहब कह रहे थे एक तस्वीर वो है, और एक जो हमारे इर्द गिर्द हालात हैं जो आप देखते हैं रोज सुनते हैं, एक वो भी तस्वीर है। फैसला आपने इलेक्शंस में करना है, आप अवाम हैं जो बेहतर समझेंगे वही आप फैसला करेंगे। सर्वेज भी मुस्लिम लीग नून के हक में जा रहे हैं। बहरहाल देखते हैं इलेक्शंस में आप लोग किसे वोट देते हैं। हमारी अगली स्टोरी ब्रेक के बाद जिस पर हम बात करने वाले हैं ये रही आपके सामने। नवाज शरीफ सिंध के बाद बलूचिस्तान की सियासत में भी मुतहर्रिक, लश्करी रईसानी अपने 22 साथियों समेत मुस्लिम लीग नून में शामिल। आज लश्करी रईसानी की 22 साथियों समेत मुस्लिम लीग नून में शमूलियत ने सियासी हरीफों को यह बता दिया कि नून लीग सिर्फ सिंध ही नहीं बलूचिस्तान में भी मुतहर्रिक है। लेकिन ये कोई पहली शमूलियत नहीं। 1 अप्रैल 2012 को खैबर पख्तूनख्वा में इसने अमीर मुकाम को साथ मिलाकर मार का अंजाम दिया, तो इसी साल 8 मई को मुमताज भुट्टो ने अपनी पार्टी सिंध नेशनल फ्रंट को मुस्लिम लीग नून में जम कर दिया। 16 नवंबर 2012 को तहरीक इंसाफ के मोहम्मद खान होती मुस्लिम लीग नून के हम नशी बने, तो 8 जनवरी 2013 में पीपल्स पार्टी के रहनुमा जफर अली शाह ने भी मुस्लिम लीग नून से नाता जोड़ लिया। 15 फरवरी को पीपल्स पार्टी की रहनुमा उज़मा बुखारी और काफ लीग के 8 अरकान भी नून लीग के साथी बन गए। 25 फरवरी को मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ के दरमियान मुलाकात में इंतखाबी ताउन पर इत्तेफाक किया गया, तो अगले ही रोज फंक्शनल लीग और नेशनल पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग से इंतखाबी इत्तेहाद का ऐलान कर दिया। मुस्लिम लीग नून की इस सियासत पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं नून लीग के सेक्रेटरी इत्तेहाद सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान। सेनेटर साहब बहुत शुक्रिया आपका। सियासत पर आने से पहले मेरा सवाल आपसे दहशतगर्दी के बारे में है। पाकिस्तान का बड़ा मसला है। रहमान मलिक साहब अब भी कह रहे हैं कि अगर पंजाब हुकूमत लश्कर जंगी के खिलाफ कार्रवाई करे तो दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहली बात तो यह है कि रहमान मलिक साहब जो हैं वो उनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो सारी दुनिया को पता है, और वो उन्होंने आज तक अगर कोई सच बोला हो तो मुझे कोई बता दे, उनकी पार्टी का आदमी या वो खुद बता दें। मुझे अफसोस ये है कि रहमान मलिक जैसा शख्स जो वज़ीर दाखिला भी है वो यानी कि लोगों के खून पे सियासत खेल रहा है, और पॉलिटिकल स्कोरिंग करने के चक्कर में। ये कोई किसी सियासी जमात का मसला नहीं है जी। ये पंजाब सिंध या बलूचिस्तान का मसला नहीं है जी। ये दहशतगर्दी एक कौमी मसला है और ये पूरे मुल्क में है। और दहशतगर्द का ना कोई टेरिटरी होती है, ना कोई सूबा होता है, ना कोई मजहब होता है जी। अब जिस अंदाज से अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ये पंजाब कर रहे हैं, पहले भी इन्होंने कई मरतबा इस बात की कोशिश की है कि सारा मलबा डाला जाए, लेकिन भाई बात यह है कि टोटल इंटेलिजेंस जो है उसके इक्विपमेंट और एजेंसियां सारी फेडरल गवर्नमेंट के पास होती हैं। हमने बारहा कहा है कि भाई अगर आपके पास कोई ऐसी इतलात हैं तो वो हमें दें, वो आज तक दे नहीं सके। मैं ये कहना चाहता हूं कि उनकी बात इसलिए झूठ साबित हो जाती है कि सिंध में उनकी हुकूमत है पीपल्स पार्टी की,
बलूचिस्तान में उनकी हुकूमत है, KPK में भी वो कोलिशन गवर्नमेंट में हैं। वहाँ पे जो उन्हें इतलात मिलती रही, क्या उन्होंने वहाँ पे लोगों को पकड़ा है? बलूचिस्तान में तो खुद उन्होंने ये बताया सेनेट में कि उस्मान कुर्द और दाऊद बादिनी जो है वो इम्प्रिजमेंट से मतलब के फरार हो गए, जो कि कैंट में था। अब आज तक ये नहीं पता वो कैसे फरार हुए, किसने उन्हें, और ये खुद कहते हैं कि वही कोयटा के जो सानियात है उसके जिम्मेदार हैं। तो भाई जब आपको ये सारा कुछ पता है तो फिर पंजाब कहाँ से आ गया बीच में? इसका मतलब है आप पॉलिटिकल स्कोरिंग करना चाहते हैं। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इनको कम से कम लोगों के खून पे इस तरह से इनकी सियासत चलेगी नहीं। ये एक बाकायदा हिकमत अमली और स्ट्रेटजी के तहत PMLN को बदनाम करने के लिए और उसकी सियासी साख को ख़राब करने के लिए पहले 3-4 गुब्बारों में हवा भरी थी, वो सब निकल गई। अब ये नया काम इन्होंने शुरू कर दिया है, तो अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करते। और वो बेसिकली एजेंसियों के आदमी हैं, अल्लाह जाने किस एजेंसी के कहने पे क्या वो यहाँ पे इस मुल्क में कर रहे हैं। और जितनी 5 साल दहशतगर्दी हुई है उसके तो वो जिम्मेदार हैं। उन्हें तो शर्मिंदा होना चाहिए और इस बात का उन्हें खुलेआम इजहार करना चाहिए कि उनकी जिम्मेदारी थी 5 साल जो खून बहाया और ये खून उनका ताक़ुब करेगा। सियासत पर आते हैं सेनेटर साहब, एक तरफ आप मुफाहमत की सियासत के खिलाफ बात करते हैं, दूसरी पार्टीज के लोग आपकी तरफ आ रहे हैं तो आप खुश नजर आते हैं। जो सियासत आप कर रहे हैं, क्या ये लोटाक्रेसी को फरोग देना नहीं? देखिए, ये लोटाक्रेसी की बात नहीं है। बात यह है कि परवेज मुशर्रफ ने ISI के साथ मिलकर काफ लीग बनाई थी। हम बहुत अरसे से कह रहे हैं कि ये इररिलेवेंट पार्टी है, ये पार्टी होगी नहीं। अब मतलब हम उन्हें को वजारतें दे के तो नहीं तोड़ रहे, हम उन्हें कोई लालच दे के तो नहीं तोड़ रहे, बल्कि लोग इस्तीफे दे दे के आ रहे हैं असम्बलियों से। तो लोग अपनी अगर वफादारी इसलिए चेंज कर रहे हैं कि इन्होंने 5 साल कुछ किया नहीं है, इस मुल्क को डबोया है। तो इसमें बजाय इसके कि अपने लोगों को खुद संभालें, आपकी अपनी जेबों में सुराख हुआ है, रोजाना वहां से कुछ ना कुछ गिर जाता है, उसको सीने के बजाय दूसरों पे इल्जाम लगा रहे हैं। भाई आप ये बताइए कि आपकी कारकर्दगी क्या है? आप ये क्यों नहीं सोचते कि आपके अपने लोग आपकी कारकर्दगी से यानी कि मायूस हैं, इसलिए वो नहीं चाहते कि जो कुछ इस 5 साल में हुआ आइंदा अगले 5 साल में भी वही हो, इसलिए वो जौक दर जौक जो है PMLN की तरफ देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमारे साथ थे। वो कह रहे हैं कि लोटाक्रेसी नहीं है, बल्कि लोग जो पहले हमें छोड़कर गए थे वो ही वापस आ रहे हैं। बहरहाल ये जोड़ तोड़ की जो सियासत है ये अभी खत्म नहीं हुई, आने वाले दिनों में अभी आप ये और देखेंगे, मगर फैसला असल में इलेक्शन में ही होगा। और देखते हैं कि मुस्लिम लीग नून की ग्रैंड अलायंस की कोशिश कहां तक कामयाब होती है। मोहम्मद उसामा गाजी को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको औलाद के गम और नफरतों से महफूज रखे। अल्लाह हाफ़िज़।